नमस्कार दर्शकों, मैं आद्या सिन्हा आप सभी का स्वास्थ्य जीवन कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। आज जिस विषय को लेकर हम आपके सामने उपस्थित है वो विषय है नवजात शिशु और उनमें होने वाली बीमारियां और उनके कारण और निदान। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तेज नारायण सर। तेज नारायण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर स्टूडियो में। सबसे पहले तो सर, इस विषय पे चर्चा करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि नवजात शिशु कहते किसे हैं। नवजात शिशु हम ऐसे बच्चे को करते हैं जो जन्म से 28 दिन तक के बच्चे को हम नवजात शिशु बोलते हैं उसको। जी। और सर, ये जो नवजात शिशु में जो बीमारियाँ होती हैं, क्या कारण होती हैं जो उनको सबसे जल्दी बीमारियां हो जाती हैं? देखिए, नवजात शिशु में होने वाली बहुत सारी बीमारियां जिसके जो बहुत मोस्ट कॉमन जो सबसे मुख्य कारण है जो कि प्री मैच्योरिटी होता है, जो बच्चे समय से पहले पैदा लिए। भारत में ऐसा 35% चांसेस होते हैं बच्चे को जो समय से पहले पैदा हुए। उसके बाद से दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कारण है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन के कारण भी नवजात शिशु दर बहुत ज़्यादा है, जो 33% चांस उसके होते हैं। कुछ चांसेस होते हैं बर्थ एस्फिक्सिया के है। बर्थ एस्फिक्सिया हम ऐसे बच्चे को बोलते हैं जो जन्म के बाद रोए नहीं। बर्थ एस्फिक्सिया ऐसे बच्चे को बोलते हैं जो कि 20% चांस उसके भी होते हैं। कुछ चांसेस होते हैं 9% चांस जो कंजेनाइटल एनिमली बोलते हैं, जो जन्म के बाद बच्चे में कुछ नॉर्मल से एबनॉर्मल कुछ स्ट्रक्चर बन गया, जैसे कि लैट्रिन के रास्ते नहीं बने और सांस लेने की नली और पेट की नली जुड़ी हुई है, तो बहुत सारी, तो ऐसे 9% चांस ऐसे ही बच्चे के हैं। तो ये 4-5 मुख्य कारण हैं बच्चों में मृत्यु दर को, मेन कारण है जो मृत्यु दर को बढ़ावा देता है। तो इसको हम रोकने के बहुत सारे उपाय हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। सर, मृत्यु दर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बिहार में देखा जाता है कि इसके रेशियो थोड़ा ज़्यादा है अन्य राज्य के मुकाबले। तो अभी क्या है कि जैसे सरकार, भारत सरकार और हमारे राज्य सरकार, जो बिहार सरकार जो कर रही है, नवजात शिशु दर को एकदम कम करने के दृष्टि में बहुत सारे कुछ किए जा रहे हैं। अभी हमारा प्रेजेंट में 28% जो है सो पर 1000 में, मतलब 1000 में 28 बच्चे नवजात शिशु दर की प्रक्रिया अभी हमारे इंडिया में है। उसको 2025-26 तक उसको घटा के उसको 16% 20% तक लेके आने का दोनों सरकारों की, राज्य सरकार और भारत सरकार की, दोनों की ये बहुत सारी कार्यक्रम चल रही हैं जिससे हम नवजात शिशु दर को हम कम कर सके। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं सर। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इसको घरेलू क्या उपाय है जिससे इसको कम किया जा सकता है। देखिए, घरेलू उपाय तो ऐसे जैसे प्री मैच्योर हुआ, प्रीटर्म बच्चे ऐसे को बोलते हैं जो समय से पहले या 9 महीने से पहले, जो बिफोर 37 वीक्स हम लोग बोलते हैं, उससे पहले पैदा हो। तो प्रीटर्म रोकने के बहुत सारे, एक जो माँ जो है उनकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, आहार उनका अच्छा होना चाहिए, बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए माँ को। मैक्सिमम प्री मैच्योर के कारण, प्री टर्म बच्चे की डिलीवरी के कारण होती है कि माँ का खून का लेवल बहुत कम होता है, एनीमिया के शिकार होते हैं। तो उस एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए माँ को जिसमें आयरन की ज़्यादा क्वांटिटी हो ऐसी चीज़ लेने चाहिए, जैसे कि दाल में हल्दी ज़्यादा डालना चाहिए, अंकुरा हुआ चना ये सब खाना चाहिए, केला खाना चाहिए, गुड़ खानी चाहिए, अंकुरित चना खाना चाहिए, गुड़, चीनी की जगह पे गुड़ का सेवन करें, ये लाइन चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। बच्चे के समय पे बच्चे का स्कैन का, बच्चे को अपने लोकल डॉक्टर के पास जाके समय पे उसका जांच कराते रहें और कम से कम 4 से 5 बार अल्ट्रासाउंड उसका होना चाहिए, सारे जांच सब होना चाहिए, जिससे हम कि प्रीटर्म बच्चे की डिलीवरी को हम रोक सकें। तो सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि नवजात शिशु में सबसे ज़्यादा बीमारियाँ कौन सी ऐसी बीमारी है जो सबसे ज़्यादा उनको और बहुत जल्दी हो जाती है? ये नवजात शिशु में देखा जाए तो जन्म के समय से ही जो प्री टर्म बच्चे होते हैं या जो बर्थ एस्फिक्सिया बच्चे होते हैं, उनमें बहुत सारी बीमारियाँ हैं। जैसे सबसे पहले सांस लेने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो सांस नॉर्मल जो ब्रीदिंग, नॉर्मल जो सांस की रेट है उससे ज़्यादा हो जाती है ऐसे बच्चे में। जो इवन जो टर्म बच्चे उसमें भी हो सकती हैं। तो उनको हम नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या नज़दीकी जहाँ लोकल जिस डॉक्टर से भी वो दिखा रहे हैं वहाँ तुरंत जाके देखना है। वहाँ पे जो बच्चे जो इन्फेक्शन की जो आपने बात की कि इन्फेक्शन जो हो रहा है, इन्फेक्शन के कारण भी हम बहुत बच्चे को खो दे रहे हैं। इन्फेक्शन को हाइजीन मेंटेन करना है, मतलब प्रॉपर तरीके से साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना है। बच्चे को अगर हम टच कर रहे हैं या कोई, आप प्रायः देखा जाता है कि बाहर से कोई भी आया बच्चे को गोदी में उठा लिया देखने लगा, तो उससे इन्फेक्शन हो रहे हैं।
तो जो ऐसे बच्चे, उनको एक बार हाथ धोना है, उनको हाथ धो के उनको बच्चे को टच छूना है, इससे हम इन्फेक्शन को हम रोक सकते हैं। जो घर में जो बच्चे रह रहे हैं उनमें विशेष साफ़ सफाई की, धूप आने की व्यवस्था होनी चाहिए, खिड़की खोलनी चाहिए। धूप जो है सो नेचुरल इम्यूनिटी का काम एक करता है। धूप से हम विटामिन भी मिलता है, जिसको हम विटामिन डी बोलते हैं, जो नवजात बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो ये सब कारण से हम इन्फेक्शन को हम रोक सकते हैं इसको। सर, नवजात शिशु में अक्सर देखा जाता है जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी उन्हें इन्फेक्शन में लगने का एक कारण होता है। तो सर, इस चीज़ से कैसे बचाव किया जाए? देखिए, नवजात शिशु में वही जो फर्स्ट जो 6 मंथ 6 महीना जो होता है जी, 6 महीना सबसे सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है। माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं लेना है, कुछ भी नहीं। क्योंकि माँ के दूध नेचुरल इम्यूनिटी होते हैं, उसमें सारे एंटीबॉडी होते हैं, वैक्सीन नेचुरल वैक्सीन होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, जो कि जितने भी बच्चे को इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करने में एक माँ का जो दूध होता है, जो मदर फीड पे होता है, वो बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। इसलिए ये प्रोमोट करना है, लोगों को ये बताना है कि माँ का दूध से अच्छा कुछ नहीं है। 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है, कुछ नहीं, ना पानी ना शहद, कुछ नहीं, सिर्फ माँ का दूध दें। बाकी जो इन्फेक्शन हो रहे हैं, साफ़ सफाई को ध्यान रखें, हाथ को अपना धोते रहें। अभी इन्फेक्शन में बहुत सारी चीज़ देखिए, गर्मी जाड़े के मौसम में लोग हीटर जला के रखते हैं, जिस घर में बच्चे रहते हैं वो नहीं जलाना है। प्राय देखा गया है कि गांव में देहात में लोग क्या करते हैं, आग जला के बच्चे को उस पर सिकाई करते हैं। ये सब ख़त्म होनी चाहिए। ये सब चीज़ से बच्चे के लिए हानिकारक है, बच्चे को इन्फेक्शन होंगे, बच्चों के लिए हानिकारक बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम होंगे, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। ये इन सभी कारण से भी बच्चों को सांस लेने प्रॉब्लम हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर अक्सर देखा जाता है कि 6 महीने से पहले ही माँ के दूध को छुड़वाकर अन्य चीज़ों की भी आदत लगवा दी जाती है। तो इन सब चीज़ों से सर कैसे मतलब लोगों को समझाया जा सकता है? अब मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को इन चीज़ों के बारे में विशेष तौर पे समझाएं। देखिए, माँ का दूध, ये जो भी डॉक्टर के पास वो जा रहे हैं, या तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जा रहे हैं, या जो आशा वर्कर है उनके पास जा रहे हैं, या जो ट्रेन दाई है, या हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो इस सारे का एक कर्तव्य बनता है कि उनको जो है सो माँ के दूध के बारे में समझाएं कि माँ के दूध के क्या क्या बेनिफिट्स क्या क्या हैं, क्या क्या हो सकते हैं। जो बच्चे सिर्फ माँ के दूध पे होते हैं, उनको माँ को भी फ़ायदा है और बच्चे को भी फ़ायदा है। ये बहुत सारे जिस पे बहुत सारी रिसर्च हुए, इस पे पाया गया है कि जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध पे होते हैं, वो ज़्यादा, उनके आईक्यू लेवल ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू जो बच्चे डब्बे का दूध पी रहे हैं। ऐसा देखा गया कि जो बच्चे सिर्फ माँ के दूध पे, उनके अस्थमा के चांसेस कम होते हैं, बड़े होकर हाइपरटेंशन के चांसेस कम होते हैं, डायबिटीज़ के चांसेस कम होते हैं। तो बहुत सारे ये सब बच्चे को ये बताना है माँ को कि आपके बच्चे के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है ये दूध। इवन माँ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो देखा गया है कि जो माँ जो वजन गेन कर लेती है, बच्चे जब पेट में रहते हैं, वो वजन उनका लूज करने में बहुत सहायक होता है। बच्चे जो माँ के दूध पे होते हैं, माँ को ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत कम होते हैं, ओवेरियन कैंसर के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो माँ का दूध तो अमृत है, उससे माँ का दूध ही पिलाना है। तो ये नॉर्मल डॉक्टर, जो लोकल डॉक्टर हैं, जो जिनके पास भी वो जा रहे हैं, जहाँ डिलीवरी हुई है, वहाँ डॉक्टर को उनको अच्छे से उनको बताना पड़ेगा। ब्रेस्ट फीडिंग क्लासेस लगानी पड़ेगी लोगों के लिए, एक डेली की। हर वो बच्चा जो डिलीवर हो रहा है, हर वो माँ को कन्विंस करना होगा कि माँ के दूध के फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। ये सब बताना बहुत ज़रूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ हम देखते हैं कि शहरी क्षेत्र में जो वर्किंग वुमेंस हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये चीज़ करना। तो वो ज़्यादातर बच्चों को डब्बे का दूध या फिर अन्य दूधों की आदत लगवा देती हैं। तो इसके लिए ये बहुत बेहतर होगा कि माँ का दूध ही ज़्यादा से ज़्यादा उनको सही बात, दिलवाएं। एकदम ठीक। अगर वर्किंग मदर कहीं जा रही काम पे, तो वो अपना ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस कर सकती है। एक्सप्रेस हम बोलते हैं, मतलब वो पंप करके निकाल के रख सकती हैं। वो अगर हम वो फ्रीज में रख सकते हैं 24 घंटे के लिए, वो फ्रीज में भी रह सकता है। और काम के लिए आप जा रहे हैं, 7-8 घंटे काम के लिए जा सकते हैं, और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी रह सकता है। तो कोशिश करने है जो भी वर्किंग वुमेन, उनको बताना है कि आप एक्सप्रेस करके चले जाओ। आप जब जा रहे हो काम पे, फीड करके जाओ, आप निकाल के जाओ, उतने देर में फिर फीड आएगा तो आप बच्चे को वो फीड कर सकते हो। तो माँ के लिए को ये कन्विंस करना, हमें बताना पड़ेगा कि ब्रेस्ट फीडिंग कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए हम हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस वीक मनाते हैं। उस डेज में सिर्फ और सिर्फ माँ
को जो है उनको हम लोग कन्विंस करते हैं, बताते हैं कि इनके फ़ायदे क्या क्या हैं। जी। तो सुना दर्शकों, आप लोगों ने किस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए वो अपना फीड मिल्क जो है वो अपना निकाल कर जा सकती हैं और उसे रूम टेम्परेचर पे भी रखा जा सकता है और 24 घंटे तक के लिए उसके फ्रिज में भी उसे रखा जा सकता है। सर, दूसरे क्वेश्चन पे मैं आऊँगी। मैं ये पूछूंगी कि सर, डायरिया अक्सर देखा जाता है बच्चों में कि डायरिया बहुत जल्दी हो जाता है, तो इस समय में किन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है बच्चों के लिए? देखिए, डायरिया, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। बहुत सारे माँ लोग पूछती हैं ये। बच्चे में नॉर्मल जो नवजात बच्चे होते हैं उनमें 8 बार 10 बार 5 बार ये जो है सो पोटी जो करते हैं बच्चे, जो लैट्रिन करते हैं, वो नॉर्मल होता है। उसके लिए घबराने की बात नहीं है। इसको मेडिकल भाषा में गैस्ट्रोकोरिक रिफ्लेक्स बोलते हैं। बच्चा दूध पिएगा पोटी कर देगा, दूध पिएगा पोटी कर देगा। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। घबराने की बात तब है जब माँ को ये बताना है कि आप पेशाब पे ध्यान दो। अगर बच्चा पेशाब कम कर रहा है, 6 बार 8 बार से कम कर रहा है पेशाब, तो घबराने की बात है। अच्छा। अगर बच्चा दूध अच्छे से पी रहा है तो जो है तो घबराने की कोई बात नहीं। पेशाब अच्छे से कर रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं। और माँ का दूध बंद नहीं करना है। वो डायरिया हो, फीवर हो, कुछ भी हो, इन्फेक्शन हो, कुछ भी हो, बच्चे को, माँ को बताना है कि आपको माँ का दूध बंद नहीं करना है। किसी भी सूरत में माँ का दूध बंद मत कीजिए। अगर इन बहुत सारी चीज़, अगर बाई चांस अगर माँ का दूध नहीं आ रहा है, कोई मेडिकल टर्म का या कुछ वो मेडिकेशन पे हैं, तो फिर हम फार्मूला फीड को दे सकते हैं, लेकिन वो अवॉइड करना है। लेकिन गाय का दूध जो है सो 1 साल तक के बच्चे को नहीं देना है, क्योंकि उनके जो गट है वो मैच्योर नहीं होते कि वो बच्चे गाय के दूध को पचा सके। तो आप प्राय देखते होंगे बच्चे हमेशा आते हैं कि लैट्रिन बार बार हो रहा है, लैट्रिन के रास्ते से खून आ रहा है, पेट फूल गया है। तो ये सब कारण है गाय के दूध को पिलाने के। तो गाय का दूध 1 साल का जब बच्चा हो जाए तो ही गाय का दूध पिलाइए, नहीं तो 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। तो डायरिया आपने बोला 6 महीना जब बच्चा क्रॉस कर गया तो फिर हम उसको ORS का घोल दे सकते हैं, जिसको हम नमक और पानी का घोल बोलते हैं। ORS का घोल, जिंक दे सकते हैं और माँ का दूध कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ज़्यादा डायरिया की सिवियरिटी हो गई, डायरिया फॉर्म है, तो कहीं नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाना है या कहीं पे जाके दिखाना है। तो अगर ज़्यादा सीवियर डायरिया है तो फिर हम लोग उसको जो है सो एडमिट करके फिर उसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन माँ का दूध, उसमें भी ना माँ का दूध कंटिन्यू करना है। सर, तो क्या इसमें कोई हाइजीन से रिलेटेड कुछ है जो डायरिया? हाँ, हाइजीन तो मेंटेन करना ही है। प्राय देखा गया है कि बच्चे जो है सो डायपर पहनते हैं और डायपर रैशेस वगैरह जो होते हैं, सो तो उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। जो हम बच्चा पोटी कर रहा है तो माँ को क्या करना है, पोटी कर रहा है तो माँ को हाथ धोना है, उसको पोटी साफ करने के बाद भी हाथ धोना है, पहले भी हाथ धोना है, ताकि इससे हम इन्फेक्शन को हम रोक सकें। साफ करने जाने से पहले भी हाथ धोना चाहिए उसको भी। अगर हम और कोशिश करना है सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध छाती से लगा के पिलाएं। बहुत सारी माँ जो है सो बोतल से भी दूध पिलाने की कोशिश करती हैं। वो भी एक बहुत प्रमुख कारण है डायरिया होने के बच्चों में। तो कोशिश करना है बोतल से दूध ना पिलाएं, कटोरी चम्मच से पिलाएं। आप उनको बोलिए कि एक्सप्रेस करके, मतलब अपना दूध निकाल के कटोरी चम्मच से पिलाएं, बोतल से ना पिलाएं। तो ये सब कारण है इन्फेक्शन के कारण, बहुत मेजर कारण है। यहाँ पर जो देखा गया, जो डे टू डे प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं कि बोतल फीड होता है। बोतल फीड बहुत मेजर कारण है डायरिया के लिए, बच्चों के लिए। और ये देखा गया है कि गाय का दूध लोग जो पिला दे रहे हैं 5 महीना के बच्चे, 6 महीना पहले के, ये भी डायरिया के कारण है। हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे। इन सभी कारणों से डायरिया ज़्यादातर फैलता है। सर, डायरिया के साथ साथ निमोनिया भी एक ऐसा बीमारी है जो बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो सर, इस चीज़ पे कैसे ध्यान दिया जाए? लेकिन निमोनिया फिर मैं बोल रहा हूँ कि फिर हाइजीन हमें वही मेंटेन करना है। हाइजीन, साफ सफाई का ध्यान देना है, हाथ धोना है। बच्चे को हम दूध पिला रहे हैं, दूध पिलाने के पहले हाथ धोना है, दूध पिलाने के बाद हाथ धोना है। बच्चे को निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम जाड़े के दिन में देखते हैं कि लोग हीटर जला के छोड़ दिए हुए, उससे क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, बच्चे को ड्राइनेस होने लगता है, फिर वो सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। गांव में, देहात में देखा गया कि आग जला के उसको लोग सेकाई कर रहे हैं आग से, उसमें सांस लेने की प्रॉब्लम होती है। तो ये सब इन्फेक्शन के कारण है, जिससे कि इन्फेक्शन, और बच्चों में इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी, उतनी जो माँ ने उनको इम्यूनिटी दी है वो इम्यूनिटी, उनकी अपनी खुद की इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती है। जो नवजात बच्चों में वो धीरे धीरे टाइम लगता है उसको डेवलप होने, 6 महीने के बाद डेवलप होता है। तो इन्फेक्शन के कारण होते हैं। अगर लग रहा है बच्चे की सांस तेज तेज चल रही है, जो कि एक प्रमुख कारण है
बच्चों में मृत्यु दर को बढ़ाने का कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, तुरंत वहाँ के नज़दीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लोकल हॉस्पिटल जहाँ वो दिखा रहे हैं कहीं पे, तुरंत जाके उनको जो है सो कंसर्न करना है, डिले नहीं करना है। लोग जो फर्स्ट आवर जो गोल्डन मिनट है किसी भी बच्चे को बचाने के लिए, वो लोग फिर व्यय कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। जितना जल्दी हो उतना जल्दी तुरंत जाना है उसको बच्चे को दिखाने के लिए। बच्चों में बहुत ज़्यादा आँखों की और कान की संक्रमण बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। देखिए इस चीज़ से कैसे सर बचाव किया जा सकता है? देखिए ये प्राय ये हम लोग देखते हैं अपने ओपीडी पे कि बहुत सारे माएँ आती हैं अपने बच्चों को लेके, आँख से पानी आ रहा है, आँख से कीची आ रहा है। जी। तो क्यों आ रहा है? क्योंकि गांव देहात में ये लोग क्या करते हैं, आँख में काजल लगा देते हैं। काजल क्या है? कार्बन है। और कार्बन क्या करता है, एक हमारे आँख के नीचे यहाँ पे एक डक्ट होता है, एक छेदा होता है, वो जो काजल के कारण वो छेदा बंद हो जाता है, जिसके कारण बच्चे का जो है सो पानी आ जाता है, कीचड़ आने लगता है। तो हमें ये बताना है, लोगों को बताना है कि काजल नहीं लगाना है बच्चे को। अच्छा। काजल मत लगाइए बच्चे को। काजल अगर लगाना ही है तो आप फोरहेड पे एक मार्क कर सकते हैं, लेकिन आँख में काजल नहीं लगाना है। आँखों में काजल का आँखों में काजल को पूरी तरह से अवॉइड करना है, नहीं लगाना है। तो आँखों में काजल जो इस गांव में लगाया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर माना जाता है कि काजल लगा देना चाहिए, ये सब मिथ्या है, ये सब मिथ्या है। देखिए यही है कि हमें लोगों को ये जाके बताना पड़ेगा कि ये चीज़ के हानिकारक क्या क्या हो सकते हैं। ये सब चीज़ें लोगों को बतानी पड़ेगी हमें कि ये काजल के कितने सारे साइड इफेक्ट हैं क्या है। जैसे अब त्वचा का आपने बात किया, त्वचा में इन्फेक्शन जैसे होता है, लोग क्या ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्रों में भी लोग देखते हैं, लोग सरसों तेल का उपयोग करते हैं। सरसों तेल नहीं लगाना है क्योंकि बच्चों की जो स्किन है बहुत डेलिकेट हो रहे हैं, तो सरसों तेल के जो है नहीं लगाना है। सबसे बेस्ट जो है सो नारियल तेल लगाइए। कोई भी कॉस्मेटिक क्रीम नहीं लगाना है, कुछ भी मार्केट में जो अवेलेबल ब्रांडेड जो क्रीम तेल सब है वो सब नहीं लगाना है। नॉर्मल आप एक नारियल तेल बोलो बच्चे माँ को कि बच्चे को आप लगाओ, जो कि एकदम बहुत चीप है, उसके लिए कोई खर्चे नहीं। तो ये सब आप कर सकते हैं। तो सरसों तेल के बजाय नारियल तेल का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। अब तो गर्मी की मौसम भी आ गई है। जी। आप नारियल तेल यूज कीजिए, बच्चे को धूप में रखिए, धूप से विटामिन मिलता है, आधा से 1 घंटा धूप में आप रखिए बच्चे को। सनलाइट की भी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। सनलाइट नेचुरल इम्यूनिटी है, वो तो भगवान ने हमें दिया हुआ है। जी। तो सर अक्सर देखा जाता है कि बर्थ के समय बहुत ज़्यादा जॉन्डिस का शिकार हो जाते हैं बच्चे। देखिए जॉन्डिस जो है सो जिसको हम मेडिकल लेमन टर्म में पीलिया बोलते हैं, जॉन्डिस कॉम बच्चों में होना बहुत आम बात है, कॉमन बात है, न्यूबॉर्न बच्चों में, नवजात बच्चों में। तो जॉन्डिस कंट्रोल होता है लीवर से। तो बच्चों जब भी पैदा होते हैं बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बस जॉन्डिस ही अगर बच्चे की आंख पीली लग रही है या जो शरीर पीला लग रहा है तो हमें देखना है, लेवल को देखना है। हम जज करते हैं लेवल देख के, अगर है तो उसको नीली लाइट के नीचे डालते हैं हम लोग उसको, उससे जॉन्डिस लेवल ठीक हो जाए। देखिए अब जॉन्डिस प्राय देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे आते हैं अस्पताल में जो जॉन्डिस लेवल बहुत ज़्यादा हाई से लेके आते हैं, 25, 30, 35। तो उस सिचुएशन में हमें जो है सो पूरे शरीर की खून चेंज करनी पड़ती है, जो कि बच्चे के लिए भी खतरनाक है। तो अगर बच्चे का लेवल लग रहा है कि अगर ज़्यादा है, कहीं पर भी आप लोकल जा रहे हैं दिखा रहे हैं, तो आप दिखाइए, नीली लाइट के नीचे डालिए और अपने डॉक्टर का परामर्श मांगिए। वो जो बोल रहे हैं कि नहीं इसको ज़रूरत है, इसको पीलिया हो गया है, इसको ज़रूरत है देने की, नीली लाइट फोटोथेरेपी देने की ज़रूरत है, तो आप दीजिए। बच्चों में 8, 7, 8 जो है सो नॉर्मल होते हैं, बिलिरुबिन लेवल जो होता है, जिसको हम सीरम बिलिरुबिन लेवल कराते हैं। तो लेकिन जो भी डॉक्टर आपके प्रिस्क्राइब करने हैं, बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं पीलिया के। माँ का ब्लड ग्रुप क्या है, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, बच्चा कब डिलीवर हुआ, बच्चे को क्या कारण से हुआ, तो बहुत सारे फैक्टर हैं। जो भी आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं आप उसको, पीलिया को हल्के में मत ले। अगर पीलिया एक बार बहुत ज़्यादा हो गई तो अगर दिमाग तक और पीलिया पहुंच गई तो बच्चा जिंदगी भर के लिए अपंग हो सकता है, बहुत हानिकारक हो बहुत जाता है। हानिकारक। तो उसका यही है कि स्टार्टिंग में ही अगर लग रहा है पीलिया के लक्षण है, पीलिया के सीरम बिलिरुबिन लेवल भरा हुआ दिख रहा है, उसको फोटोथेरेपी दीजिए, नीली लाइट के नीचे डालिए, ठीक हो जाएगा उससे। वो ठीक हो जाएगा। उसके लिए कोई बहुत बड़ी उसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है, बस उसको समय पे उपचार हो जाना चाहिए। जी, समय पे। जो आपने बताया गोल्डन आवर के बारे में, स्टार्टिंग में ही अगर वो बीमारी के बारे में कुछ पता चलता है घर वालों को तो वो जल्द से जल्द डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। जी, क्योंकि गोल्डन आवर में दिखवाने से वो बहुत जल्दी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है बच्चों में, वो गोल्डन आवर में दिखवाने से बहुत जल्दी वो बचने के चांसेस होती है, रिकवर होने के चांसेस हो जाते हैं। जी सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि सर आपने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताया कि फीडिंग के बारे में, जो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में
अक्सर जो महिलाएं ऐसे गोद में रख के करवाती हैं, तो क्या उसे गोद में रख के ऐसे करवाना ठीक होगा, या फिर सो कर भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है रात में, आधी रातों में अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवानी हो तो सो कर ही वो करवा दिया जाता है, तो क्या वो सही है? नहीं, वो सही नहीं है। प्राय जो हम लोग आप देखते होंगे गांव, बहुत सारे मरीज आते हैं कि रात को दूध पिया सोया ही रह गया। बहुत सारे बच्चे देखते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी सांस की नली और जो पेट की नली है दोनों पैरेलल चलती है। तो हमें थोड़ा सा एलिवेट करना है। मतलब अगर हम सो के भी पिला रहे हैं तो इस पे कंधे रख के बच्चे को पिलाना है। तो थोड़ा उसको ऐसे करके दिखाना है। सुला के दूध कभी नहीं पिलाना है, हमेशा एलिवेट करके पिलाना है, थोड़ा सा उसको ऊंचा करके पिलाना है। और दूध पिलाने के बाद डकार दिलाना है, जिसको मेडिकल भाषा में बर्पिंग बोलते हैं। सो के आप देखते हो डे टू डे प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं अपने ओपीडी में कि बच्चा आ गया, को बहुत बच्चा एस्पिरेट कर गया, उसको मेडिकल भाषा में दूध सांस की नली में चला गया, क्योंकि माँ जो है सो सुला के दूध पिला रही थी, फॉल्टी टेक्निक था। तो माँ को हमेशा ये बताना है कि हमेशा बच्चे को सुला के दूध ना पिलाएं। सुला के अगर पिला रहे हैं तो यहाँ तो कंधे पर रख के पिलाएं कि थोड़ा उनका एलिवेट हो, और फिर दूध पिलाने के बाद डकार दिलाएं। जी। और सर, जो उल्टी की अक्सर शिकायत होती है कि बच्चों को उल्टी बहुत ज़्यादा हो रहा है ब्रेस्ट फीडिंग के बाद, अगर तुरंत में होने लग जाता है कि उल्टी बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा बहुत उल्टी, जिसको हम मेडिकल भाषा में कडलिंग बोलते हैं, अगर दही की तरह निकालता है, थोड़ा बहुत निकलता है, उसके लिए घबराने की कोई बात नहीं, वो नॉर्मल है। उसके लिए कुछ करने की जरूरत उसके लिए कोई एकदम नॉर्मल है। तो अक्सर महिलाएं घबरा जाती है वो देख कर कि उल्टी कर रहा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता है? मैं वही बोल रहा हूँ, काउंसलिंग बहुत चीज़ मायने रखती है कि आपने पेरेंट्स को, मदर फादर को कन्विंस करना है, उनको बताना है कि जो चीज़ें है ये चीज़ नॉर्मल होती हैं। अगर बहुत ज़्यादा कर रहा है, कुछ उल्टी बहुत ज़्यादा बार बार कर रहा है, तो फिर वो एबनॉर्मल पैथोलॉजिकल है, फिर उसके हमें अकॉर्डिंगली उसको ट्रीटमेंट लेना है। अगर थोड़ी बहुत निकालता है कडलिंग टाइप का तो वो नॉर्मल होता है, उसके लिए घबराने की बात नहीं है। ठीक सर, वैक्सीन आज के समय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। जब से कोरोना आया है उसके बाद तो और भी ज़्यादा एक लाइफ का पार्ट बन चुका है। तो मैं ये चाहूँगी कि नवजात शिशुओं को लेकर खास करके वैक्सीन कब, कितना और कौन सा दिलवाना चाहिए, इसके विषय में आप सर बता दें। देखिए, ये बात सही बताया आपने। वैक्सीन तो सबको लेना है। इवन हमारी सरकार भी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सारे लोग वैक्सीन के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं जी। सारे वैक्सीन अभी मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे वैक्सीन जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें ऑलमोस्ट सारे वैक्सीन जो है सो हमारे पीएचसी पे अवेलेबल हैं। जैसे कि जन्म के समय जो हम बच्चे को वैक्सीन देते हैं, जिसको हम हेपेटाइटिस का, बीसीजी का और पोलियो का ड्रॉप देते हैं उस समय जन्म के बाद। जो आप जब हम 1.5 महीने के बाद फिर से जो इंजेक्शन देते हैं उसमें हम पोलियो का भी इंजेक्शन देते हैं। अब आपको पता है जैसे इंडिया अब पोलियो फ्री कंट्री हो गया है, तो उस पोलियो फ्री कंट्री हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग ओरल पोलियो डोज अभी, जिसको हम 0 डोज बोलते हैं, उसको हम लोग दे रहे हैं कि हमें पूरी तरह से जो है सो हमें जो है सो, क्योंकि हमारे नेबरिंग जो कंट्री सब है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसमें अभी भी जो है सो पोलियो के केसेस मिल रहे हैं। तो हम जो है सो पोलियो का 0 डोज जो ओरल मुंह से दे रहे हैं, और साथ में इंजेक्शन तो हम 1.5 महीने, 2.5 महीने और फिर 3.5 महीने, जैसे हमारा शेड्यूल है उस शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं। फिर से निमोनिया के वैक्सीन हम लोग लगाते हैं। और रोटा वायरस, जो आपने डायरिया बोला, डायरिया जो एक रोटा वायरस होता है जो मोस्ट कॉमन, सबसे महत्वपूर्ण कारण है बच्चों में डायरिया करना के 2 महीने तक के बच्चों में। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग उसका वैक्सीन देते हैं, रोटा वायरस का वैक्सीन, जो कि सरकारी में भी मिलता है, प्राइवेट में भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि सरकारी में नहीं मिल रहा है, प्राइवेट में, सरकारी में भी मिल रहा है, प्राइवेट में भी मिल रहा है, और दोनों वैक्सीन इक्वल इफेक्टिव है। अच्छा। ये नहीं कि प्राइवेट में दे रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों वैक्सीन इक्वल इफेक्टिव है, आप सरकारी में भी लगा सकते हैं, प्राइवेट में भी लगा सकते हैं। सर, जन्म के कितने दिनों के बाद से ये लगवा लेना चाहिए? वही बोला, जो बीसीजी जो जन्म के समय, जो इसको हम बर्थ डोज बोलते हैं, जो बीसीजी हेपेटाइटिस एंड जो पोलियो का ओरल डोज हुआ, बिफोर डिस्चार्ज, मतलब बच्चे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से पहले ये वैक्सीन लग जाना चाहिए वो वैक्सीन। सर, मैं ये भी पूछूंगी कि जैसे कि बच्चे का रख रखाव कैसे करना चाहिए, मतलब किस तरीके से माँ को जन्म से लेकर और कुछ दिनों तक, जैसे आपने बताया 28 दिनों तक नवजात शिशु रहते हैं, 28 दिन के बाद भी माँ को हमें ये काउंसिल करना होगा, बताना होगा कि एक तो हमें बच्चे को माँ को बताना है कि बच्चे को कैसे रखना है। जैसे आपने बताया, जब प्राय हम लोग जब डिस्चार्ज करते हैं बच्चे को, तो हम लोग बताते हैं आप सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना है, माँ का दूध के अलावा कुछ नहीं पिलाना है। जो आपने टेक्निक बताया कैसे सुला के कभी दूध नहीं पिलाना है, आँख में काजल नहीं लगाना है, कुछ भी बाज़ार में जो उपलब्ध कॉस्मेटिक तेल, साबुन और वो बच्चे पे अप्लाई नहीं करना है, नारियल तेल लगाना है,
ये सब बच्चे में कभी भी लगे पेशाब कम कर रहा है, दूध नहीं पी रहा है, बहुत ज़्यादा, प्राय बच्चे 18 घंटे 20 घंटे नॉर्मल सोते हैं बच्चे, नवजात बच्चे। अगर बहुत कंटिन्यू सो ही रहे हैं जी 18 घंटे 24 घंटे 22 घंटे, तो भी एब नॉर्मल चीज़ है वो, तो भी तुरंत दिखाना है बच्चे को, जाके अस्पताल में दिखाना है। हाइजीन मेंटेन करना है, हाथ धोना है। आप जिस रूम में बच्चे को रख रहे हैं वहाँ सनलाइट अच्छे से आनी चाहिए, ह्यूमिडिटी को सनलाइट मेंटेन होनी चाहिए। सर प्री मैच्योर को इंक्यूबेटर में क्यों रखा जाता है, मतलब उसे? देखिए प्री मैच्योर हम किसको बोलते हैं? प्री मैच्योर हम बोल रहे हैं जो लेस देन 37 वीक्स में पैदा हुई। तो और उससे भी अर्ली प्री मैच्योर भी होता है जो 34 वीक्स पे भी हो जाता है, 32 वीक्स पे हो जाता है। इंक्यूबेटर क्या है? इंक्यूबेटर एक क्लोज्ड सिस्टम है। जैसे ये दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है। तो इंक्यूबेटर जिसको हम लेमन भाषा में शीशा बोलते हैं जी। तो वो पूरी तरह से पैक होता है बच्चे को ये एहसास दिलाने के लिए कि अभी भी बच्चा माँ के के अंदर में है, माँ के अंदर में है। और जो बच्चे को उसमें हम ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, और इससे जो बच्चे के वजन बढ़ने में लाभदायक है, बच्चे को इन्फेक्शन को रोकने में लाभदायक है। तो बहुत सारी, इसलिए ये इंक्यूबेटर में, इसलिए हम नवजात बच्चे को जो प्री मैच्योर बच्चे हैं, जो 1 किलो के बच्चे हुए हैं, 800 ग्राम के बच्चे हुए हैं, उससे बच्चे को हम लोग इंक्यूबेटर में डालते हैं। जी। अंत में मैं चाहूँगी सर कि आप हमारे दर्शकों को एक संदेश दे दें जिससे बच्चों को बीमारियां सबसे कम हो और वो ज़्यादातर अपने बच्चों को अच्छे तरीके से रख पाए। सबसे ज़्यादा तो मैं फिर बोलूँगा कि माँ का दूध पिलाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, माँ का दूध नहीं छोड़ना है। अगर माँ बोलेंगे नहीं आ रहा है फिर भी आप कोशिश करो पिलाने का। ये रात को माँ को दूध ज़्यादा आता है, ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो जो माँ बोलती हैं कि दिन में दूध कम आ रहा है, नहीं हो रहा है, उनको बोलिए रात को उठ के आप पिलाइए, जग के पिलाइए आप। गाय का दूध नहीं पिलाना है। अगर दूध नहीं हो रहा है माँ को साफ, तो हम फार्मूला फीड डब्बे का दूध पिला सकते हैं, वो भी कटोरी चम्मच से। बोतल से दूध नहीं पिलाना है, बोतल को अवॉइड करना है। आँख में काजल नहीं लगाना है, हाथ हमेशा धोते रहना है बच्चे को छूने से पहले, बच्चे को दूध पिलाने से पहले, पोटी साफ़ करने के पहले, पोटी साफ़ करने के बाद हाथ धोना है, उसके बाद ही माँ दूध पिलाना है। दूध जिसमें आप बना रहे हो वो साफ़ सफाई अच्छी होनी चाहिए। ये सब डायरिया इन्फेक्शन के ये सब कारण सब होते हैं, सबको मानते हैं। माँ को सारे कुछ खाना है, ये भी चीज़ मैं लास्ट में बताना चाहूँगा कि माँ का कोई रोक टोक नहीं है। माँ जो मन करे वो खाएंगी, दूध खाएंगी, दही खाएंगी, फल फूल खाएंगी, फ्रूट्स खाएंगी, सब कुछ खाएंगी। वो खाएंगी तब तो मिल्क आएगा। इसलिए प्राय देखा गया है कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, सब कुछ खाना है। जी। तो सुना दर्शकों, किस तरीके से डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि किस तरीके से एक माँ को और बच्चों को एक स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हाइजीन की, साफ़ सफाई की। और साफ़ सफाई जहाँ है वहाँ पे रोग आ ही नहीं सकता है। हमारे साथ इस विषय पे बात करने के लिए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तेज नारायण सर यहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि नवजात शिशुओं में होने वाली बीमारियाँ क्या है और उनके निदान क्या है। इसी तरीके के कार्यक्रम के लिए आप हमें देखते रहिए। हम मिलेंगे आपसे फिर अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद।